दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल जो है एक ऐसा बिल है जो कांग्रेस सरकार ने सेकुलरिज्म की आड़ में तुष्टीकरण के लिए किया गया उनका एक गोरख धंधा है। और कांग्रेस इस तरह के धंधे करने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत माहिर है। तो बात ये हो रहा है कि मोदी सरकार ने इस वक्फ बोर्ड जो कानून है उसमें कुछ संशोधन करने जा रहे थे। तो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन करने जा रहे थे, तो जो पार्टियां मतलब कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, सेकुलरिज्म की राजनीति करती हैं, फेक सेकुलरिज्म की राजनीति करती हैं, जो लोग एक्चुअली में फेक हैं, फेक फैमिली से आते हैं, वो लोग फेक सेकुलरिज्म का मतलब कि सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और उनके देखा देखी जो भी पारिवारिक पार्टियां हैं भारतीय राजनीति में, वो सारे इसी प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंदर घुस चुके हैं कि वहां से वापसी मुझे तो नहीं लगता है कि उनके इस जीवन काल में संभव है। शायद उनके इसके लिए उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तो ही संभव है। तो बात ये होता है कि जैसे ही मोदी सरकार ने ये वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन की बात की, तो सारे सेकुलर पार्टियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पेट में दर्द होना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो वक्फ बोर्ड को मतलब कि मानते हैं, उन्हें समझते हैं, वो जब छटपटाने लगे तो इनके भी पेट में दर्द होना लाजमी सी बात हो गई। तो जब मोदी सरकार ने वक्फ बिल टेबल किया लोकसभा में, तब इसका भारी विरोध किया गया। भारी विरोध करने में वही सब पार्टियां थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने तो महाराष्ट्र इलेक्शन में यहां तक कह दिया कि मेरे रहते वक्फ बोर्ड की 1 इंच की जमीन भी कोई छू नहीं पाएगा। बेचारे अभी उनको 20 सीट पे संतोष करना पड़ रहा है। सोचिए, इतनी बुरी स्थिति। और हर एक पार्टी की जो स्थिति है वो मुस्लिम प्रेम में बिल्कुल गर्त में चले जा रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो फिर भी भारत के जो बहुसंख्यक है उनका अपमान करते हैं, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण है उनके इतने गुणगान करते हैं जैसे पता नहीं। तो इन लोगों ने एक जो मेन अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप खोल दिया है कि आप अगर उनके पक्ष में कुछ अगर बोलेंगे, उनके फेवर में काम करेंगे, वो एकजुट होकर आपको वोट देंगे। तो इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने भी एक नारा दे दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कल के जो चुनाव परिणाम आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो यूपी के हो, चाहे वो बिहार के विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे वो एमपी का उपचुनाव हो, चाहे वो राजस्थान का उपचुनाव हो। आप सिर्फ झारखंड को छोड़ दीजिए, झारखंड में ये नहीं चला ये नारा, लेकिन और सब जगह लोगों ने एकजुट होकर उनके खिलाफ वोट किया, और देखिए कितने भारी बहुमत से जीते हैं। तो आज मेनली हम लोग बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब वक्फ बोर्ड संसद में पेश किया गया तो भारी विरोध के कारण इस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। जेपीसी में भेजने का ये मतलब होता है कि अभी ये बिल पास हुआ नहीं है। ये एक 20 मेंबर या 30 मेंबर का सभी सांसदों की एक टीम होती है, उनका एक अध्यक्ष होता है जेपीसी का, और सारे लोग डिफरेंट पार्टीज के इसमें मेंबर्स होते हैं। वो सारे लोग इस पे बैठते हैं और इस बिल के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, और कौन से जो अमेंडमेंट है उसको रखना है, कौन से को निकालना है, इसकी मीटिंग होती है।
और जेपीसी की मीटिंग हम हर बार सुनते हैं कि आज गुजरात में थी, आज बॉम्बे में थी, आज हैदराबाद में थी, आज एमपी में थी। और हर मीटिंग में हमें किसी सौहार्द के वातावरण का न्यूज़ सुनने को नहीं मिला। हमेशा ये सुनने को मिला कि आज मार पिटाई हुई है, आज बोतल फेंक के मारा गया है, आज किसी का सर फूटा है, आज किसी का कुछ हुआ है। तो ये पार्टियां जो हैं इस हद तक जा चुकी हैं कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। और इसमें जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो अगर बढ़ चढ़ के भाग लेती तो समझ में आता है। ये जो तृणमूल कांग्रेस वाले हैं, ये उद्धव ठाकरे वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, ये लगता है कि ओवैसी से भी बहुत ज़्यादा बड़े मुसलमान बन गए हैं। वो कहते हैं ना कि नया नया मौलवी होता है तो प्याज ज़्यादा खाता है या 5 टाइम नमाज पढ़ता है। तो यही हालत इन लोगों की हो गई है। जितने भी जेपीसी की मीटिंग हुई है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही न्यूज़ आया है कि आज मार पिटाई हो गई, आज बोतल फेंक के मारा गया। जिनके अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, इस जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि अगर एक मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस के जो एक सांसद हैं उन्होंने बोतल फेंक के मारा, संजय सिंह ने भी कुछ बदतमीजी की और इनकी जान जाते जाते बची है। तो इस तरह की घटनाएं जेपीसी की मीटिंग में होती है। उसके बाद भी 6 महीना में जेपीसी की जो मीटिंग होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। और अभी आने वाले कुछ दिनों में विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इस बिल को जेपीसी के अमेंडमेंट और उनके जो सजेशंस हैं उनके साथ फिर से पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कल क्या हुआ ये आप देखिए। कल पीएम मोदी जो है बीजेपी मुख्यालय में जो महाराष्ट्र में और यूपी में जो बीजेपी लोग विधानसभा के चुनाव जीते हैं उस जीत के खुशी में वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करने गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ हिंट दिए हैं। वो हिंट ये कह रहा है कि अब अमेंडमेंट से काम नहीं चलने वाला है। अब पूरे के पूरे वक्फ कानून को ही हटाने का समय आ गया है, जहाँ तक मुझे उनकी मंशा समझ में आई। और ये होना ही चाहिए किसी सेकुलर स्टेट में, जहाँ तक ये अपोजिशन वाले कहते हैं ना सेकुलर स्टेट में हर एक का आपने अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया है? अगर आपने वक्फ बोर्ड बनाया है, मुस्लिम पर्सनल बनाया है, तो आपने हिंदू का भी सनातन बोर्ड बनाओ, फिर हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाओ। तो आपने एक धर्म की रक्षा के लिए आपने इतना कुछ कर दिया, दूसरे धर्म को आपने बर्बादी की कगार पे लाकर रख दिया, को अपने प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप हिंदू धर्म का कोई स्कूल नहीं खोल सकते हैं, आप उसमें हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और कितनी अत्याचार करने की सोच रहे हो कांग्रेस। और जो वक्फ बोर्ड का है ये मैं सीधी मैं मानता हूं कि यह बहुसंख्यकों को परेशान करने के लिए, उन्हें मानसिक रूप से सताने के लिए ये कानून लाया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपका गांव है, आपके गांव में कुछ ज़मीन है, ठीक है, और आप शहर में नौकरी कर रहे हैं, शांति से नौकरी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन चला रहे हैं। आप 10 साल बाद आपको पता चला कि आपके गांव की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। तो अभी ये लोग क्या करेंगे? नहीं, आप अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया तो भी आप अपील में जा सकते हैं। तो इसका अपील का प्रोसेस होता है, पहले वक्फ बोर्ड की अपील में जाएंगे, अगर वहां आपकी बात नहीं सुनी जाती तब आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए आप। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि जब मैं अपनी जिंदगी सीधे साधे तरीके से चल रहा है तो मुझे इस तरह की झमेले में फंसाने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो अब मैं अपनी नौकरी या जिंदगी को, जो मेरी सीधी सादी जिंदगी चल रही थी, उसको छोड़कर मैं ये कानूनी पचड़े में फंसूं क्या?
तो ये एक तरीके का एक जाल है जिसमें फंसाया जा रहा है सब लोगों को, और ये चीज अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब वो इस जाल में फंसेंगे तब पता चलेगा। जैसे कि अभी सोचिए कि इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का जो घर है उसके ऊपर ये लोग अब मतलब कि टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे जमीन का कब्जा करके उन्होंने एंटीलिया बनाया है। और सोचिए कुछ जो केजरीवाल टाइप के जो दोगले नेता हैं वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाए तो हम एंटीलिया को गिरा देंगे, तोड़ देंगे। सोचिए जो दिल्ली की 67% 70% जमीन को वो लोग अपना कब्जा बताते हैं कि ये हमारी जमीन है। सोचिए जो नया सांसद बना है उसको वो लोग पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको वो अपनी जमीन बताते हैं। पहाड़, पर्वत, नदी सब अपनी जमीन मतलब इनकी है। सोचिए तमिलनाडु के एक गांव में जो 1800 साल पुराना मंदिर है उसको अपनी संपत्ति बता चुके हैं। और अगर बताने के बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना करना होता है कि किसी भी अखबार में एक नोटिस दे देना होता है कि भैया ये जमीन अब हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई है, बस बात खत्म। इसके बाद अब आपको कुछ सालों बाद पता चलेगा कि ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन चुकी है, तब आप फिर धक्के खाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, मतलब कि आपकी लाइफ को बर्बाद करने का पूरा व्यवस्था इन लोगों ने कर रखा है। और अगर इनके पास तो पूरा सिस्टम है, इनके पास वकीलों की फौज है, लेकिन एक बेचारा आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी, अगर उसकी खेत को अगर किसी ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया है तो वो कहां कहां मारा मारा फिरता फिरेगा, आप सोचिए तो सही। लेकिन ये चीज अभी कोई जो सेकुलर दल के नेता हैं वो ये सोचने को तैयार नहीं है। चाहे वो जेएमएम के नेता हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो डीएमके को हो, चाहे वो और कोई क्षेत्रीय समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो ममता बनर्जी के पार्टी के हों, वो चीज़ अभी ये समझने को तैयार नहीं है। सोचिए उनकी आप चाल को समझिए। 2014 में जब इनकी सरकार जा रही थी तो लास्ट डे से पहले, एक दिन पहले, इन्होंने दिल्ली के बहुत बड़े संपत्ति को वक्फ बोर्ड के नाम करके चले गए कि हम तो जा रहे हैं, अब तुम देख लेना। तो मोदी जी ने जो इशारा दिया है कि ये कानून ही अब नहीं रहना चाहिए, ये कानून ही गलत है, तो मैं जहां तक मोदी जी की माइंडसेट को पढ़ पा रहा हूं, ये लोग जेपीसी में खेलते रहें और उधर वो कानून ही हटाने का कहीं कोई बिल न ले आए इस संसद में। कांग्रेस वाले वैसे ही परेशान हैं बेचारे, कहीं जीत नहीं पा रहे हैं। आम आदमी वाले पार्टी वैसे ही परेशान है केस मुकदमे से। तो मतलब कि एक और परेशानी मैं तो मोदी जी से कहूंगा कि एक इनको दे ही दो, फिर ये लोग करते रहेंगे, खेलते रहेंगे। इनके जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ मोदी जी इसके ऊपर कुछ सोच रहे हैं और कठोर तरीके से सोच रहे हैं, और मुझे लगता है इसके ऊपर कठोर एक्शन बहुत जल्द होगा। तो दोस्तों मुझे आज इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।